हेलो एंड वेलकम टू द चैनल नर्मदा मैन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पॉलिटी 2022 के यूपीएससी प्रीलिम्स के क्वेश्चंस, साथ ही हम जो रिपीटेड थीम्स हैं या एलिमिनेशन मेथड्स हैं उनको भी एनालाइज करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है वो कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट एक्ट 1971 के बारे में बोल रखा है और बोला है कि जो एच.एन. सान्याल कमेटी की रिपोर्ट थी उसके बाद इसको पास किया गया था। तो ये बिल्कुल सही बात है कि जो 1971 में रिपोर्ट आई थी उसके बाद जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट 1971 लाया गया था। नेक्स्ट जो ऑप्शन है उसमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एम्पावर द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट ऑफ देम सेल्वेज। देखो आर्टिकल 129 इसके तहत सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 215 इसके तहत हाई कोर्ट, ये बिल्कुल इनके पास कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का पावर होता है और ये पनिश कर सकते हैं। तो ये वाला स्टेटमेंट भी सही हो जाएगा। जो थर्ड स्टेटमेंट है वो बोल रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस सिविल कंटेम्प्ट एंड क्रिमिनल कंटेम्प्ट। देखिए सिविल और क्रिमिनल कंटेम्प्ट को डिफाइन करना तो बहुत मुश्किल है और वो भी कॉन्स्टिट्यूशन में, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में इनका मेंशन तो रहता है लेकिन डिफाइन नहीं करते। डिफाइन कहाँ? तो ये जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 वाला एक्ट है इसमें ही इसको डिफाइन कर रखा है। तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसके बाद फोर्थ ऑप्शन क्या है? इन इंडिया द पार्लियामेंट इज वेस्टेड विद द पावर टू मेक लॉ ऑन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। देखिए बहुत ही ऐसा वाला क्वेश्चन है जिसमें थोड़ा सा लॉजिक लगाना है। ऊपर इसने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट की बात करी है। एक्ट कैसे पास होता है? पार्लियामेंट के थ्रू पास होता है। तो अगर आपको ये नहीं भी पता हो ना, फिर भी ये हो कि भाई ऑप्शन में इन्होंने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 की बात करी है, मे बी एच.एन. सान्याल कमेटी उससे हो ना हो, वो बाद की बात है। तो आप चौथा तो पक्का लगा ही सकते हो। देखो चौथा ऑप्शन आपको पता है कि सही होगा। एक बार एलिमिनेशन देखते हैं। चौथा जैसे ही आपको पता है कि चौथा सही है तो 2 और 3 में से एक आंसर होगा, ठीक है। अब तीसरे के बारे में आप कंफर्म हो, क्योंकि डिफाइन तो नहीं कर रखा होगा, तो तीसरा हट जाएगा। तो उसके बाद डिफ़ॉल्ट कौन सा ऑप्शन बच जाएगा? 1, 2 एंड 4। तो इस क्वेश्चन में जो पहले ऑप्शन में जो एच.एन. सान्याल कमेटी वाली एक फैक्ट दे रखा है, बहुत हाई चांस है कि आपको एग्जाम सेटिंग में नहीं पता होगा, फिर भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें बोल रखा है कि जो गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर और लीगल फर्म्स आर रिकॉग्नाइज्ड एज एडवोकेट्स बट कॉर्पोरेट लॉयर एंड पेटेंट अटॉर्नी आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम रिकॉग्निशन। देखो सारी गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर्स हैं, सारी लीगल फर्म्स हैं, क्या इनको हम एडवोकेट बोल सकते हैं? तो गलत बात है। एडवोकेट कौन होता है? जो एनरोल्ड होता है किसके साथ? स्टेट बार काउंसिल के साथ, बार काउंसिल, तो उन्हीं को हम एडवोकेट बोलते हैं। तो सबको तो हम नहीं बोलते हैं। तो पहला जो ऊपर वाला स्टेटमेंट है हाफ मतलब इनिशियल हाफ पार्ट वही गलत है। उसके बाद जो कॉर्पोरेट लॉयर हो गया या फिर पेटेंट अटॉर्नी है ये एक्सक्लूडेड होते हैं, ये वाली बात तो सही है। तो ओवरऑल ये स्टेटमेंट क्या है? गलत है। दूसरा जो बोल रखा है उसमें बोल रखा है कि बार काउंसिल हैज़ द पावर टू ले डाउन द रूल्स रिलेटिंग टू लीगल एजुकेशन एंड रिकॉग्निशन ऑफ लॉ कॉलेजेस। तो ये वाली बात बिल्कुल सही है। तो बार काउंसिल के पास ही पावर होती है और कहाँ किसके तहत मिलती है उनको? एडवोकेट्स एक्ट 1961। तो इस वाले एक्ट के तहत बार काउंसिल को ये पावर मिलती है। तो ये वाला ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ओनली बी वुड बी करेक्ट। एक ये छोटा सा फैक्ट भी है कि जो अटॉर्नी जनरल होता है वो फर्स्ट लॉ ऑफिसर होता है और जो सोलिसिटर जनरल है उसको हम सेकेंड लॉ ऑफिसर बोलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें बोल रखा है ए बिल अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। नहीं भाई, कॉन्स्टिट्यूशनल जो बिल होते हैं वो डायरेक्टली एनी मिनिस्टर या तो कोई भी मिनिस्टर लेके आ सकता है और इवन जो प्राइवेट मेंबर है वो भी ला सकता है। तो ये प्राइवेट भी हो सकता है और पब्लिक बिल भी हो सकता है। तो दोनों केस में प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन क्या होती है? रिक्वायर्ड नहीं होती है। तो पहला वाला स्टेटमेंट तो गलत हो जाएगा। दूसरा बोला व्हेन ए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल इज प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इट इज ऑब्लिगेटरी फॉर द प्रेसिडेंट टू गिव हिज और हर असेंट। देखिए ऐसा कहीं भी नहीं है। देखिए अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल होगा तो उस केस में प्रेसिडेंट को असेंट देनी पड़ती है। तो मस्ट गिव हिज असेंट क्या नहीं कर सकता? वो ना तो वीटो कर सकता है इस केस में और ना ही क्या कर सकता है? रिटर्न कर सकता है। तो ये वाली बात सही है कि उसको असेंट देनी पड़ेगी। थर्ड ऑप्शन है कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल मस्ट बी पास्ड बाय बोथ द हाउस, बोथ द लोकसभा एंड राज्यसभा बाय ए स्पेशल मेजॉरिटी एंड देयर इज नो प्रोविजन फॉर जॉइंट सिटिंग। तो
सही बात है भाई, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल होते हैं तो जो CABs होते हैं वो बेसिकली दोनों हाउस की मेजोरिटी चाहिए उसको, जॉइंट सिटिंग वगैरह नहीं होती है। तो जनरली जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट बिल होते हैं उनमें भी नहीं होता है, और साथ ही जो मनी बिल होता है, ठीक है, उसमें भी जॉइंट सिटिंग नहीं होती है। तो JS इन दोनों ही केस में नहीं होती है जॉइंट सिटिंग। जनरली जो ऑर्डिनरी लॉ होते हैं या ऑर्डिनरी बिल लाए जाते हैं उनके अंदर जॉइंट सिटिंग होती है। इवन जो फाइनेंशियल बिल होते हैं उनमें भी जॉइंट सिटिंग हो सकती है। तो इसमें 2 और 3 करेक्ट है, तो B आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें बोल रखा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्लासिफाइड मिनिस्टर इनटू 4 रैंक्स। कौन कौन सी? कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद द इंडिपेंडेंट चार्ज, और मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड डेप्यूटी मिनिस्टर। देखिए एक्चुअल में 4 में नहीं कैटेगराइज कर रखा है। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो हेडेड बाई प्राइम मिनिस्टर होता है, और उसमें पहली बात तो ये कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में इसको डिफाइन नहीं करा गया। ये डिफाइन किस में किया गया है? लोकसभा रूल्स में डिफाइन करा गया है, और कितने 3 कैटेगरीज की बात कर रखी है। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में 3 कैटेगरी होंगी, एक कैबिनेट मिनिस्टर होगा या फिर कैबिनेट होगी, फिर मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट होगा और डेप्यूटी मिनिस्टर होगा। तो बेसिकली ये जो दे रखा है ना, मिनिस्टर ऑफ स्टेट विथ इंडिपेंडेंट चार्ज, ये वाला नहीं होगा। फिर अगला जो ऑप्शन है उसमें बोल रखा है कि जो टोटल नंबर ऑफ मिनिस्ट्री इन यूनियन गवर्नमेंट इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर, तो इंक्लूडिंग वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। सही बात है, इंक्लूडिंग ही होता है। सेल नॉट एक्सीड 15%, 15% से ज़्यादा नहीं होने चाहिए टोटल मेंबर्स इन द लोकसभा। तो ये वाली बात बिल्कुल सही है कि 15% से ज़्यादा नहीं हो सकते, और वो लिमिट में जो प्राइम मिनिस्टर है वो भी इंक्लूडेड रहता है। तो इसमें जो ओनली 2 वुड बी करेक्ट आंसर। और ये 15% वाली कंडीशन कहाँ दे रखी है? ये आर्टिकल जो 75(1)(a) है उसके तहत दे रखी है। तो ये पूछे क्या कॉन्स्टिट्यूशन में है? तो बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन में ये वाली लिमिट्स डिफाइंड है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो लोकसभा की एक्सक्लूसिव पावर्स के रिगार्डिंग है। तो पहला है कि रेटिफाई द डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी। देखिए यहाँ पे रेटिफाई और एक वर्ड होता है रिवोक, ठीक है। तो रिवोक के टाइम तो लोकसभा कर सकती है कि अगर इमरजेंसी लगी हुई है उसको हटाना हो, तब तो लोकसभा के पास पावर होता है। रेटिफाई का मतलब होता है कि अभी लगी हुई नहीं है लेकिन लगाने के लिए परमिशन मांग रहे हैं, तो उस केस में लोकसभा एंड राज्यसभा दोनों का अप्रूवल रिक्वायर्ड होता है। तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा जो ऑप्शन है वो बोल रहा है कि टू पास ए मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। देखिए जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर COM वो ओनली रेस्पॉन्सिबल टू क्या होता है? ओनली रेस्पॉन्सिबल टू लोकसभा होती है। तो ऐसे में उसको जो रिमूव करने का या मोशन पास करना उनके खिलाफ, जो नो कॉन्फिडेंस मोशन, तो वो पावर भी लोकसभा के पास ही होता है। तो ये वाली बात सही है। तो तीसरा है टू इम्पीच प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नहीं भाई, इम्पीच करने में तो जो दोनों हाउस के लोग होते हैं, लोकसभा प्लस राज्यसभा, और उसके भी जो दोनों नॉमिनेटेड और इलेक्टेड दोनों की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो इलेक्टेड ये दोनों की ज़रूरत होती है। इवन जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन हो रहा होता है उस टाइम नॉमिनेटेड मेंबर्स को पार्ट नहीं लेते हैं, लेकिन जो रिमूवल है उसमें तो दोनों पार्ट लेते हैं। तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो इसमें B वुड बी करेक्ट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो एंटी डिफेक्शन लॉ के रिगार्डिंग पूछ रखा है कि एंटी डिफेक्शन लॉ के रिगार्डिंग द लॉ स्पेसिफाइज दैट नॉमिनेटेड लेजिस्लेचर कैन नॉट ज्वाइन एनी पॉलिटिकल पार्टी विद इन 6 months ऑफ बीइंग अपॉइंटेड टू द हाउस। देखो 2 तरह के मेंबर होते हैं, एक होते हैं नॉमिनेटेड और एक होते हैं इंडिपेंडेंट चार्ज वाले या इंडिपेंडेंट जो MPs होते हैं, ठीक है। अब ये जो इंडिपेंडेंट होते हैं ना, ये तो ऑलरेडी जो चुनाव लड़के इलेक्शन के टाइम ही कैसे आ रहे हैं कि हम किसी पार्टी को बिलोंग नहीं करते, तो ये किसी पार्टी के साथ ऑलरेडी डिक्लेयर करके आ रहे हैं, जनता को भरोसा दिला के आ रहे हैं। तो इनको तो क्या ज्वाइन करना अलाउ नहीं किया जा सकता कि भाई तुम तो नहीं ज्वाइन कर सकते। लेकिन जो नॉमिनेटेड है उन्होंने तो ऐसा कोई जनता से गारंटी नहीं करी है। उनको तो जो रूलिंग पार्टी है उसने नॉमिनेट किया या फिर प्रेसिडेंट ने नॉमिनेट किया है राज्यसभा में आने के लिए, तो वो आने के बाद किसी भी पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं। तो इनके पास टाइम होता है 6 महीने का, 6 month के अंदर ये ज्वाइन कर सकते हैं। अब देखो नॉमिनेटेड को बोला है कि ये 6 month में नहीं ज्वाइन कर सकते, तो ये वाली बात गलत है, ये ज्वाइन कर सकते हैं।
दूसरा ऑप्शन है कि द लॉ डज नॉट प्रोवाइड एनी टाइम फ्रेम विद इन विच द प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैज़ टू डिसाइड ए डिफेक्शन केस। देखो जो एंटी डिफेक्शन लॉ है उसमें फाइनल डिसीजन किसका होता है, स्पीकर का होता है या फिर चेयरमैन का होता है, ठीक है। तो क्या उनके लिए कोई टाइम लिमिट डिफाइन करेगी, कितने दिन में आपको बताना है कि इसके जो भी मेंबर है उस पर एंटी डिफेक्शन लॉ लगेगा कि नहीं लगेगा? तो ऐसी कोई टाइम लिमिट नहीं है। तो सही बात है कि ऐसा कोई भी टाइम लिमिट डिफाइन नहीं है, नो टाइम फ्रेम। तो ये वाली बात सही है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ओनली बी वुड बी आंसर। जो इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया और सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया आर द ओनली ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट हु आर अलाउड टू पार्टिसिपेट इन मीटिंग ऑफ पार्लियामेंट। तो देखिए आर्टिकल 88 के अंदर क्या दिया गया है, आर्टिकल 88 के अंदर बोला गया है कि जो अटॉर्नी जनरल है, AGI है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, वो जो पार्लियामेंट की जो मीटिंग्स हैं उनमें पार्टिसिपेट कर सकता है, ठीक है, लेकिन क्या नहीं कर सकता, वो वोटिंग पावर उसके पास नहीं होती है, ठीक है। तो ये वाली बात लिखी गई है। लेकिन जो दूसरा इसमें बोल रहा है सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, क्या इसके लिए कुछ लिखा गया है? तो इसका एक्चुअल में कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो इसके लिए जो सॉलिसिटर जनरल है उसके लिए अलाउड नहीं होता है। लेकिन इन्होंने ओनली ऑफिसर बोल के थोड़ा कंफ्यूज किया कि भाई इन दो के अलावा। तो कई बार हमारा एग्जाम में क्या होता है, इन दो पे ध्यान जा रहा होता है, हम सोच रहे हैं इनके और अलावा कोई है क्या। तो ऐसे में सॉलिसिटर जनरल आपसे मिस हो सकता है। तो थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन इनका पूछने का मतलब यही है कि क्या सॉलिसिटर जनरल को अलाउ होता है कि नहीं। जो इसमें सेकंड ऑप्शन है वो बोल रखा है अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया सबमिट रेजिग्नेशन व्हेन द गवर्नमेंट विच अपॉइंटेड हिम रिजाइन। देखो जो अटॉर्नी जनरल है वो कब प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट काम करता है, ठीक है। तो एक्चुअल में क्या होता है, जब भी इवन गवर्नमेंट रिजाइन भी कर रही है ना, तो डायरेक्टली ये रिजाइन नहीं करता, ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं होती है, जनरली कर देते हैं, लेकिन ऐसी कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में कोई बाउंडेशन नहीं है। तो ये वाला ऑप्शन भी गलत है। तो इसमें क्या हो जाएगा, नाइदर वन नोर टू वुड बी आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है वो जो रिट इशू की जाती है कोर्ट के द्वारा उनके रिगार्डिंग पूछ रखा है। तो पहला ऑप्शन है मैंडेमस विल नॉट लाई अगेंस्ट ए प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन अनलेस इट इज एंट्रस्टेड विद पब्लिक ड्यूटी। भाई पब्लिक ड्यूटी जब तक नहीं कर रही ना तब तक किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन पर लागू नहीं होगी। तो मैंडेमस क्या होता है, वी कमांड यू, ठीक है, कि अगर कोई पब्लिक अथॉरिटी है वो अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म नहीं करी तो उस केस में कोर्ट उसको ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए कंपील कर सकता है, कमांड कर सकता है। तो ये प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को तो नहीं करेगा, लेकिन अगर वो कोई पब्लिक ड्यूटी का नेचर का काम करी होगी तब कर सकता है। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा है कि मैंडेमस विल नॉट लाई अगेंस्ट ए कंपनी इवन दो इट मे बी ए गवर्नमेंट कंपनी। अब देखिए बेसिक लॉजिक से तो ये लग रहा है कि जैसे कोई अगर गवर्नमेंट कंपनी हुई और वो मतलब ऐसा पब्लिक ड्यूटी से रिलेटेड कोई काम कर रही है तो उस केस में मैंडेमस उसके ऊपर लागू होनी चाहिए। और जो पहला स्टेटमेंट है वो भी इससे मिलता जुलता ही है। लेकिन देखिए इसका जो यूपीएससी ने फाइनल आंसर दिया है उसमें विल नॉट लाई इस वाली बात को सही बोला है, इसको सही बोला है। तो ये देखिए फाइनल जो आंसर है इसमें 1 2 3 तीनों सही है। तो एक बार तीसरा भी देख लेते हैं। एनी पब्लिक माइंडेड पर्सन कैन बी पेटिशनर टू मूव द कोर्ट टू ऑब्टेन द रिट ऑफ क्वा वारंटो। तो ये वाली बात बिल्कुल सही है कि कोई भी पर्सन ऐसा कर सकता है कि वो रिट पिटीशन के लिए अप्रोच कर सकता है। तो क्वा वारंटो क्या होता है, बाई वोट अथॉरिटी, ठीक है। तो ये इसमें कोई इलीगल होल्डिंग ऑफ पब्लिक ऑफिस है तो उसको क्वेश्चन किया जाता है। तो एनी पर्सन को मतलब हो गया कि नो लोकस स्टैंडी रिक्वायर्ड, नो लोकस स्टैंडी रिक्वायर्ड, ठीक है। तो कोई भी इसमें अप्रोच कर सकता है कोर्ट को और कोर्ट फिर क्वेश्चन कर सकता है कि ये पब्लिक जो ऑफिस आपने होल्ड कर रखा है ये क्यों होल्ड कर रखा है। तो ये वाला सही है थर्ड, लेकिन जो दूसरे वाला वो बिल्कुल थोड़ा डाउटफुल है इसमें। लेकिन यूपीएससी ने माना कि अगर गवर्नमेंट कंपनी होगी उस केस में तो उसके खिलाफ मैंडेमस जारी नहीं की जा सकती। लेकिन अगर कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन होगी लेकिन वो पब्लिक ड्यूटी कर रही होगी
तब उसके लिए जारी की जा सकती है। तो थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है, लेकिन फिर भी 1 2 3 इसका आंसर दिया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के बारे में पूछ रखा है कि प्राइवेट एंड पब्लिक हॉस्पिटल मस्ट अडोप्ट दिस। देखिए मस्ट अडोप्ट दिस क्योंकि ये क्या है, डिजिटलाइजेशन को इम्प्रूव करने की बात है, तो मैंडेटरी तो नहीं होगा। तो ये मैंडेटरी मस्ट वाली कंडीशन है, ये बहुत एक्सट्रीम है, तो ये तो गलत हो जाएगा। एज इट एम्स टू अचीव यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया शुड पार्ट ऑफ इट अल्टीमेटली। देखिए ये भी क्या, फिर से वही थोड़ा सा एक्सट्रीम वाला सेंस दे रहा है कि एवरी सिटीजन पार्ट भी मस्ट बी पार्ट अल्टीमेटली। देखो अल्टीमेटली क्यों ऐसा होगा कि भाई करना ही पड़ेगा। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज अपना यूएचसी का टारगेट है, वो वाली बात तो सही है, पर ये भी क्या है, वॉलंटरी बेसिस पे ही है। जिसको इसका पार्ट बनना है, पार्ट बने ना बने तो भी चलेगा। तो ये थोड़ा एग्जेजरेशन हो रहा है फैक्ट का, तो ये भी गलत हो जाएगा। थर्ड वाला है कि इट हैज़ सीमलेस पोर्टेबिलिटी अक्रॉस द कंट्री। तो ये बिल्कुल जेनरिक स्टेटमेंट है, तो पूरे कंट्री में ही इसको लागू किया जा रहा है। तो इसमें जो आभा आईडीज़ है वो बनाई जा रही है एज ए हेल्थ आईडी, आभा आईडीज़ बनाई जा रही हैं, ठीक है। तो ओनली 3 वुड बी करेक्ट। देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा के रिगार्डिंग पूछ रखा है। तो पहला ऑप्शन है एज पर द रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन लोकसभा इलेक्शन ऑफ डेप्यूटी स्पीकर शैल बी हेल्ड ऑन सच डेट एज स्पीकर में फिक्स। तो क्या स्पीकर फिक्स करेगा तभी इलेक्शन होगा? तो ये वाला फैक्ट बिल्कुल सही है, क्योंकि स्पीकर ही एक्चुअल में क्या होता है, जो डेप्यूटी स्पीकर की इलेक्शन की डेट फिक्स करता है। तो ये कहाँ लिखा हुआ है, रूल ऑफ प्रोसीजर ऑफ लोकसभा। तो जो रूल ऑफ प्रोसीजर ऑफ लोकसभा और जो कंडक्ट ऑफ बिजनेस है उसमें ये वाली बात लिखी हुई है। तो यहाँ पर अगर ये लिख देता कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा लिखा हुआ है ये वो, तब तो हम इसको गलत कर देते, पर ये वाला ऑप्शन सही है। सेकेंड ऑप्शन देखिए, देयर इज ए मैंडेटरी प्रोविजन दैट इलेक्शन ऑफ ए कैंडिडेट एज डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा शैल बी फ्रॉम आइदर प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी और द रूलिंग पार्टी। क्या ऐसा कोई मैंडेटरी प्रोविजन है? तो ऐसा कोई मैंडेटरी प्रोविजन तो नहीं है। ये क्या है, जनरली एक हम कन्वेंशन मान, तो जनरली क्या है, एक पार्लियामेंट्री कन्वेंशन है, पार्लियामेंट्री कन्वेंशन है जिसमें बोला गया है कि भाई जो स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर है, जो डेप्यूटी स्पीकर का कैंडिडेट है वो अपोजिशन पार्टी या फिर रूलिंग पार्टी से होना चाहिए। जो थर्ड ऑप्शन है वो देख लेते हैं, डेप्यूटी स्पीकर हैज़ द सेम पावर एज द स्पीकर व्हेन ही प्रिसाइडिंग ओवर द सिटिंग ऑफ हाउस एंड नो अपील लाइज अगेंस्ट हिज रूलिंग। ये तो सही बात है, अगर भाई वो डेप्यूटी स्पीकर की तरह जाके बैठेगा तो उसके पास पावर्स तो सेम होंगी और उसके खिलाफ कोई रूलिंग भी नहीं होती, उसका जो वर्डिक्ट होता है वो फाइनल होता है। तो ये वाली बात भी सही है। जो फोर्थ ऑप्शन है वो बोल रहा है द वेल एस्टेब्लिश्ड पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ डेप्यूटी स्पीकर इज दैट द मोशन इज मूव्ड बाय द स्पीकर एंड डूली सेकेंडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। तो देखिए ये तो नहीं होता ऐसा। एक्चुअल में जो मोशन है वो कौन मूव करते हैं, मोशन मूव्ड बाय मेंबर्स। तो जो मेंबर होते हैं वही मूव करते हैं। एक्चुअल में जो पीएम का इन्वॉल्वमेंट है वो थोड़ा सा एग्जैजरेशन है, वैसा कुछ नहीं होता। तो इसमें 1 और 3 वुड बी करेक्ट, तो ए ऑप्शन हो जाएगा। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें 5th शेड्यूल एरिया के रिगार्डिंग पूछ रखा है कि इनमें से कौन सी चीज़ 5th शेड्यूल एरिया में रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है दिस वुड प्रिवेंट द ट्रांसफर ऑफ लैंड ऑफ ट्राइबल टू नॉन ट्राइबल पीपल। देखो 5th शेड्यूल एरिया का एक्चुअल में जो मोटिवेशन था वो यही था कि जो रेस्ट्रिक्ट कर देना, होता क्या था कि जो नॉन ट्राइबल्स हैं वो ट्राइबल एरिया में जाते थे और वहाँ उनको थोड़ा बहुत लालच देके या फिर उनको क्योंकि बाहर की दुनिया का इतना एक्सपोजर होता नहीं, तो ट्राइबल्स की लैंड ले रहे थे, वहाँ से उनको लैंड एलिनिएशन हो गया या फिर डेथ ट्रैप हो गया। तो ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही थी, तो इनको दूर करने के लिए उनको थोड़ी ऑटोनॉमी दी गई और साथ ही ये रेस्ट्रिक्शन डाला गया 5th शेड्यूल एरिया में कि उनकी जो लैंड है वो नॉन ट्राइबल पीपल को ट्रांसफ़र नहीं की जा सकती। तो पहले वाला सही है। दूसरा है दिस वुड क्रिएट ए लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडी इन दैट एरिया। एक्चुअल में ये जो लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडी है ये तो 5th शेड्यूल एरिया में किससे, पैसा एक्ट जो आया था 1996 इसके थ्रू बढ़ाई गई थी या इसके थ्रू इसको प्रमोट किया गया था। तो जो पंचायत पीआरआई इंस्टीट्यूशंस हैं उनको 5th शेड्यूल्ड एरिया में किसके थ्रू लाया गया था, ये पैसा एक्ट है उसके थ्रू लाया गया था। तो दूसरा गलत है।
तीसरा, दिस वुड कन्वर्ट द एरिया इनटू ए यूनियन टेरिटरी। देखो ये तो कुछ है ही नहीं, यूनियन टेरिटरी से तो लेना देना नहीं है, फिफ्थ शेड्यूल एरिया एक्चुअल में स्टेट्स में होता है। पांचवा है, चौथा है कि द स्टेट हैविंग सच एरिया वुड बी डिक्लेयर्ड एज स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये स्पेशल कैटेगरी बेसिकली क्या होता है, इकोनॉमिक क्लासिफिकेशन होता है, लेकिन जो फिफ्थ शेड्यूल एरिया है वो एक ट्राइबल पॉपुलेशन उसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो इसमें ओनली ए जो ऑप्शन है वो सही है। इसी के साथ हमने 2022 के पॉलिटी के PYQs का डिस्कशन कर लिया है। आप मेरे पॉलिटी के साथ साथ जो इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, एनवायरनमेंट, इनकी जो टेस्ट जो PYQ सीरीज़ है उसको भी आप फॉलो कर सकते हो और कुछ रियल इंसाइट गेन कर सकते हो, या फिर इनको आप जैसे 1.5, 1.25 इस स्पीड पे चला के भी जल्दी से रिवीजन भी कर लो। अगर आपका पहले से भी PYQ करे हुए हैं तो PYQ याद रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।